और गाहे बगाहे इस टॉपिक से आपसे पीटी में एक सवाल जरूर पूछे जाते हैं। आप अभी जो रिसेंट ट्रेंड देखेंगे यूपीएससी का चाहे स्टेट पीसीएस का, तो जो साइंस का सेगमेंट होता है प्योर साइंस से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 2 3 बस यही मैक्सिमम। अधिकतर क्वेश्चन इन्वायरमेंट से, इकोलॉजी से, यही सबसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप स्कूल लेवल पे भी, कॉलेज लेवल पर भी इन्वायरमेंट साइंस पढ़े होंगे, लेकिन कुछ कुछ इन्वायरमेंट साइंस का कुछ टॉपिक या कुछ करंट न्यूज आपके लिए डिसाइडिंग हो जाता है, क्योंकि उससे सवाल पूछे जाते रहते हैं और पूछे जाते रहेंगे भी। आज हम लोग उसी इन्वायरमेंट साइंस पे एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और वो आपको जानना चाहिए। उस टॉपिक का नाम है वेटलैंड। आज का हमारा टॉपिक है वेटलैंड। क्या हुआ? नहीं, ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का टॉपिक है। ये ज्योग्राफी में भी है, ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट साइंस के नाम से है ज्योग्राफी में भी है, लेकिन ज्योग्राफी में वेटलैंड, बायोडायवर्सिटी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये सब एक ही में मिला जुला करके है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो उसी का एक कंटेंट है ये वेटलैंड, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। अब ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम पढ़ते हैं, तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही हम इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं, तो हमको देखना पड़ता है कि इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, यानी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, इस यहाँ पे कौन किस तरह के रिलीफ है, यानी कि स्थलाकृति है इस क्षेत्र का। फिर वहां पे इन्वायरमेंट किस तरह का, पर्यावरण किस तरह से, और किस तरह से, आवाज नहीं आ रहा है, किसी के पास नहीं आ रहा मेरा आवाज? अच्छा, रिज्वाइन कर लो बाबू, तुम रिज्वाइन कर लो, रिज्वाइन कर लो सुमन। हाँ, तो ज्योग्राफी में जब हम बात करते हैं इसी चीज को, तो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट देखते हैं उसको, या ज्योग्राफिकल नेचर से हम उसका अध्ययन करते हैं। जैसे हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो वहां पे भूगोल को निर्णायक मान लेते हैं और उससे देखते हैं कि इकोनॉमी कैसे प्रभावित होता है या प्रेरित होता है। उसी तरह से इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जब पढ़ते हैं, तो ये देखते हैं कि ज्योग्राफी कैसे डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में, या कैसे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में भूगोल की भूमिका है। तो आपको पता ही है कि हर एक सब्जेक्ट का विटनेस होता है ज्योग्राफी, इतिहास का भी गवाह है ज्योग्राफी, भूगोल। तो भूगोल में हम उसको पढ़ेंगे तो इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का। लेकिन यहाँ पे हम एक टॉपिक है, टॉपिक कर सकते हैं, या एक चैप्टर है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का, या एक पार्ट है ये एरिया। तो अब वेटलैंड क्या होता है? हिंदी में इसको आर्द्र भूमि कहा जाता है, आर्द्र भूमि। आर्द्रता या जहां पे पानी हो, तो सिंपल सा मतलब यह है कि वेटलैंड वो जगह होता है जहां पर वर्ष भर नमी बना हो, और जहां पे नमी के जमाव के वजह से मिट्टी या स्थल दलदली हो गई हो। तो वेटलैंड या आर्द्र भूमि उस जगह को कहा जाता है जहां पे नमी हो और दलदली हो, यह है वेटलैंड। अब सवाल यह है कि हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं। इसको थोड़ा देर के बाद आप देखेंगे, एक मिनट के बाद आपको इसका महत्व या इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा क्यों पढ़ रहे हैं।
तो स्वाभाविक है कि अगर हम वेटलैंड को बोल रहे हैं कि ये नमी वाला और दलदली वाला क्षेत्र है, तो इसमें कौन कौन सा शामिल होगा, कौन कौन सा एरिया होगा वेटलैंड में, आप बता सकते हैं? तो इसमें होगा नदी, तालाब, झील होगा बाढ़ वाला क्षेत्र, समुद्र के किनारे का वो क्षेत्र जो 6 मीटर से कम का ज्वार से प्रभावित हो। समुद्री किनारे का वह क्षेत्र जो 6 मीटर से कम का ज्वार पाता हो, ज्वार आता हो जहां पे। उसी तरह से और क्या हो सकता है? डेल्टा, बाढ़ का मैदान, धान का खेत, समझ में आया? कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति, ये सब के सब वेटलैंड में आता है। आप कल्पना कीजिए कि क्यों ये सब इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए हम एक अलग से अध्ययन करने जा रहे हैं, तो इसकी महत्व आपको पता चलेगा। तो परिभाषा जब देते हैं वेटलैंड का, तो वेटलैंड में ये सब शामिल है। आपसे ऑप्शन में ही पूछा जा सकता है कि ये कौन सा वेटलैंड का हिस्सा नहीं है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वेटलैंड का हिस्सा नहीं है। भारत ने अपने वेटलैंड के परिभाषा में इन सबों को शामिल किया है और कुछ चीजों को वेटलैंड से हटा दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन, इनमें से कौन सा वेटलैंड है या कौन सा वेटलैंड नहीं है। तो वेटलैंड है नहीं कौन सा या कौन सा नहीं है, तो सबसे पहला लिखते भी चलो, लैगून वेटलैंड में शामिल नहीं है। बैक वाटर, ये सब चीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में। लैगून, बैक वाटर, क्रीक, एस्चुअरीज, इन सबों को आर्द्र भूमि से हटा दिया गया है, यानी अब ये सब आर्द्र भूमि नहीं है। भारत ने अपने वेटलैंड को, वेटलैंड के श्रेणी में से इन सबों को हटा दिया है। ये वेटलैंड का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? तो दरअसल इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ऐसे समझना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? वेटलैंड में कौन कौन सा शामिल है? तो नदी, तालाब, झील, लैगून कर रहे हैं, प्रवाल भित्ति, चावल का खेती, बाढ़ का मैदान, सागर के तट के किनारे का 6 मीटर से कम ज्वार वाला क्षेत्र, जहां पे 6 मीटर से कम का ज्वार आता है, टाइड आता है, वो क्षेत्र, ये सब के सब वेटलैंड में शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि वेटलैंड को हम इतना महत्व क्यों देते हैं? क्या बात है? कोई तो कारण होगा। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि वेटलैंड वो जगह है जहां पे जल और स्थल, अब मान लो एक कल्पना करो, एक नदी है या एक तालाब है, एक पौंड है, तालाब। अब इस तालाब के इकोलॉजी और स्थल का इकोलॉजी दोनों का अलग अलग होगा। पारिस्थितिकी तंत्र समझते हैं आप लोग, इकोलॉजी समझते हैं, पता है आपको क्या होता है इकोलॉजी?
क्या होता है इकोलॉजी? किसी को नहीं पता है पारिस्थितिकी तंत्र? तो बोलो, इतना देर लगता है आप लोग को बोलने में? क्या? अच्छा, तुम्हारे घर में तो गेस्ट ही हमेशा आते रहते हैं बाबू। बोलो। इकोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। अच्छा, हाँ, इकोसिस्टम क्या है? चलो इकोसिस्टम बताओ, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? वो कहां गई? हाँ, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र को अगर आपसे कोई पूछे तो आप ऐसे ही कहेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम का मतलब यह है कि एक विशिष्ट परिस्थिति का तंत्र है। ऐसे तुम कैसे समझाओगे? किसी को अगर पारिस्थितिकी तंत्र बताना हो तो तुम बायोटिक, अबायोटिक, लिविंग, नॉन लिविंग बताएगी। पारिस्थितिकी तंत्र आपसे पूछा गया तो पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो, मान लो पारिस्थितिकी तंत्र की हम बात कर रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इसमें दो टर्म है। पारिस्थितिकी यानी कि विशिष्ट परिस्थिति की बात की गई है, विशिष्ट परिस्थिति प्लस उसका तंत्र, दैट इज कॉल्ड पारिस्थितिकी तंत्र। परिस्थिति और उसका एक तंत्र को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहीं भी हो सकता है। आपके समाज में हो सकता है, सोसाइटी में हो सकता है, रिलीजन में भी हो सकता है, आपके ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, जुडिशियरी में भी हो सकता है, पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स में भी हो सकता है, रिसर्च में भी हो सकता है, स्पोर्ट्स में भी हो सकता है। हर एक जगह पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी सबका अपना इकोसिस्टम होता है। तो इकोसिस्टम रिप्रेजेंट करता है एक स्पेशल सिस्टम का, एक ऐसा सिस्टम जो दूसरे सिस्टम से अलग है, जो स्पेशल कंडीशन का या स्पेशल कंडीशन में एक स्पेशल सिस्टम डेवलप हुआ है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब अगर आप इन्वायरमेंट में जाएंगे, इन्वायरमेंट साइंस में जाएंगे, तो इन्वायरमेंट का अपना एक इकोसिस्टम है। सोसाइटी में जाएंगे तो सोसाइटी का एक अपना इकोसिस्टम है। ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे तो ब्यूरोक्रेसी का अपना एक इकोसिस्टम है। पॉलिटिक्स में जाएंगे तो पॉलिटिक्स का अपना इकोसिस्टम है। तो इसका मतलब यह है कि उस विशिष्ट परिस्थिति में या स्पेशल कंडीशन में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसीलिए हम उसको इकोसिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी खिलाड़ी के साथ दुर्व्यवहार कर दिया जाता है, तो जितना भी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम है या प्लेयर का इकोसिस्टम है, उन सबों में खलबली मच जाता है। सारे के सारे प्लेयर आकर के उसका विरोध करने लगते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं। क्या भाई, तो फलना इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। समझ में आया? इकोसिस्टम एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसको हम हर एक जगह इस्तेमाल करते हैं। पारिस्थितिकी और तंत्र यानी विशिष्ट परिस्थिति पर निर्भर या निर्मित, विशिष्ट परिस्थिति से निर्मित तंत्र को हम इकोसिस्टम करते हैं। तंत्र क्या है? तो नेट है, जाल है।
तो जाल क्या है? तो परस्पर एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है, गुथा हुआ है। तो पारिस्थितिकी तंत्र भी इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। जब हम इन्वायरमेंट साइंस में पढ़ने जाते हैं तो हम अर्थ का इकोसिस्टम पढ़ते हैं, स्पेस का इकोसिस्टम पढ़ते हैं, स्पेस का एयर का इकोसिस्टम पढ़ते हैं, एक्वा का इकोसिस्टम पढ़ने लगते हैं, सॉइल का इकोसिस्टम पढ़ने लगते हैं। अगर उससे और ज्यादा स्पेशलाइजेशन में चले जाते हैं तो पाउंड का अलग पढ़ने लगते हैं, ओशन और सी का अलग पढ़ने लगते हैं, रिवर का अलग पढ़ने लगते हैं। सबका अपना अपना इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि विशेष परिस्थिति या विशेष क्षेत्र में जिस तरह का तंत्र विकसित है या किस तरह का तंत्र विकसित है उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब जैसे मानव का इकोसिस्टम क्या है, अर्थ का इकोसिस्टम क्या है? अर्थ का इकोसिस्टम बताओ क्या है? अर्थ का इकोसिस्टम क्या है? तो अर्थ का इकोसिस्टम, इस धरती का इकोसिस्टम है क्षितिज, जल, गगन, पावक, समीरा। यही 5 तत्व है और इन्हीं 5 तत्वों का संतुलन है और ये परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। किसी का भी कमी हो जाएगा तो इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। और इसी एक बड़ा इकोसिस्टम का हिस्सा है मानव, उसी बड़ा इकोसिस्टम का हिस्सा है पशु, उसी बड़ा इकोसिस्टम का हिस्सा है छोटे छोटे जीव, उसी बड़ा इकोसिस्टम का हिस्सा है वनस्पति, प्लांट। तो प्लांट का अपना इकोसिस्टम है? एनिमल का अपना इकोसिस्टम है जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। तो हमारा जो ये वेटलैंड है ये भी एक अपना इकोसिस्टम रखता है। नमी वाला वो क्षेत्र जो वर्ष भर जल में डूबा रहता है, वहां पे एक विशेष प्रकार का इकोसिस्टम विकसित हो जाता है। कैसा इकोसिस्टम विकसित हो जाता है? तो उसमें स्थलीय या लैंड का इकोसिस्टम भी होता है, एक्वा या वाटर का इकोसिस्टम भी होता है, जल का भी इकोसिस्टम होता है और स्थल का भी, यानी कि जलीय जीव भी होते हैं और स्थलीय जीव भी इसमें होते हैं। अब सोचो ये एक ऐसा जगह है जहां पे जल का भी इकोसिस्टम है, काम कर रहा है, और जहां पे स्थल का भी इकोसिस्टम काम कर रहा है, जहां पे स्थल में रहने वाले भी जीव मिलते हैं और जहां पे जल में रहने वाले भी जीव मिलते हैं। तो सिंपल सा मतलब यह है कि ये एक ऐसा एरिया है वेटलैंड, या एक ऐसा क्षेत्र है वेटलैंड जहां पे दोनों ही तरह के इकोसिस्टम या दोनों ही तरह के जीव मिलते हैं। इसीलिए ये जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत ही रिच होता है और इसका अपना एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र होता है, स्पेशल इकोसिस्टम होता है। इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबका सेपरेट इकोसिस्टम है, लेकिन ये वो इकोसिस्टम है जहां पे दो तरह के लोग, दो तरह के जीव या दो तरह के आप कह सकते हैं कि अलग अलग नेचर के जीव, अलग अलग नेचर के वनस्पति, अलग अलग नेचर के जीवाणु सब एक ही जगह पे पाए जाते हैं। आप कल्पना कीजिए, स्थल में जब चले आते हैं, जब शुद्ध लैंड एरिया में आते हैं, तो वहां पे आपको कितना बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता मिलता है। जैव विविधता समझते हैं आप लोग क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी समझते हैं क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? हाँ, वेरी गुड। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जीवों में विविधता। बायो मतलब जैविक और डाइवर्सिटी मतलब विविधता, यानी जैविक विविधता। तो अगर स्थल पे जाएंगे तो देखेंगे वहां पे वैरायटी ऑफ जीव हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट है, वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया है, वैरायटी ऑफ वायरस है, फंगस है। तो इसको हम जैव विविधता कहते हैं। करोड़ों के प्रकार के जीव हैं इस धरती पे, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो स्थल पे जो जीव मिलेगा वो जल में नहीं मिलेगा, और जो जीव जल में मिलेगा वो स्थल पे नहीं मिलेगा।
अगर हम मछली को ढूंढने जाएंगे तो स्थल पे मिलेगा कि जल में मिलेगा? अगर हम लोग अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी को खोजने जाएंगे तो हमको जल में मिलेगा कि स्थल पे मिलेगा? तो जल में मिलेगा। अगर हम शार्क को खोजने जाएंगे तो जल में मिलेगा कि वहां पे मिलेगा? अगर हम क्रोकोडाइल को खोजने जाएंगे तो हमको जल में मिलेगा कि स्थल पे मिलेगा? तो पता चलेगा कि जल में मिलेगा। तो जल में एक अलग जंजाल है, जल का अपना इकोसिस्टम है, जल पे निर्भर रहने वाले असंख्य जीव हैं जिसको हम और आप पूरी तरह से खोज भी नहीं पाए। उसी तरह से स्थल पे चले जाएं, यानी फॉरेस्ट रीजन में चले जाएं, प्लेनी रीजन में चले जाएं, माउंटेनियस रीजन में चले जाएं, तो सब में अलग अलग तरह के जीव मिलते हैं। अब कल्पना कीजिए कि स्थल में जीवों को देख करके हम इतने रोमांचित हो जाते हैं, वैरायटी ऑफ जीव को देख करके, तो सोचिए सागर में कितने तरह के जीव होंगे, असंख्य प्रकार के जीव हैं वहां पर भी। तो जैविक विविधता को हम लोग बायोडायवर्सिटी कहते हैं, और जब बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता किसी विशिष्ट या स्पेशल मैकेनिज्म में पल रहा हो, विकसित हो रहा हो, तो हम उसको इकोसिस्टम कहते हैं। अब इकोसिस्टम का मेन फीचर यह है कि इकोसिस्टम में हर एक कोई एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे मान लो सागर की मछली इकोसिस्टम के सागरीय या ओशनिक इकोसिस्टम के हिस्सा है। अगर मछली को पूरी तरह से निकाल दिया जाए तो उस पर निर्भर कई जीव खतरे में चले आएंगे और मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे? मर जाएंगे। तो यानी कि इकोसिस्टम में फूड वेब काम करता है, खाद्य संजाल काम करता है। इकोसिस्टम में खाद्य संजाल या फूड वेब काम करता है। जहां पे फूड वेब होगा वहां पे इकोसिस्टम होगा। अब समाज का इकोसिस्टम, अगर हम मानव का इकोसिस्टम कहें, ह्यूमन सोसाइटी का इकोसिस्टम क्या है बता दीजिए आप। हमको तो मान जाएंगे कि आप लोग इकोलॉजी समझ गए और इकोसिस्टम समझ गए। तो मेरी बात सुना, हमने मानव समाज के बारे में पूछा है। मानव समाज का हम कहें कि ह्यूमन इकोसिस्टम, तो ह्यूमन इकोसिस्टम कर रहे हैं, यानी कि मानव भी परस्पर एक दूसरे मानव पर निर्भर है। कैसे? तो मान लो एक ब्यूरोक्रेट है या आईएएस ऑफिसर है। अब आईएएस ऑफिसर निर्भर किस पे है? तो पता चलेगा कि स्टाफ पे, या स्टाफ पे करिए, स्टाफ किस पे निर्भर है भाई? तो इस तरह से आप अगर मानव समाज की, सॉरी ये तो एक विशेष डिपार्टमेंट का हो गया, हम इससे थोड़ा सा बाहर निकल करके मानव समाज की बात करते हैं। तो मानव समाज का इकोसिस्टम कैसे काम करता है? तो देखिए आप, मान लो अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं। अब हम मान लेते हैं किसान को। किसान उत्पादन करता है किसके लिए? समाज के अन्य सभी वर्गों के लिए। सेकेंडरी सेक्टर का भी, अगर कोई सेकेंडरी क्लास का, सेकेंडरी सेक्टर का कोई व्यक्ति है तो उसके लिए भी, टर्शियरी सेक्टर का भी कोई व्यक्ति है तो उसके लिए भी। उसी तरह से व्यापारी, उसी तरह से उद्योगपति, उसी तरह से श्रमिक है, उसी तरह से राजनीतिज्ञ, उसी तरह से नौकरशाह। अब देखिए आप ध्यान से, ये सब के सब परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है निर्भर। अगर इकोसिस्टम में किसी एक को भी हटा दिया जाए तो ये चेन ब्लॉक हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा। अगर गलती से किसान को खत्म कर दिया जाए तो ये सब के सब भूखे मर जाएंगे। अगर उद्योगपति को खत्म कर दिया जाए तो उद्योग में उत्पादन ही नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग का काम ही बंद हो जाएगा। तो ये सभी लोगों को मैन्युफैक्चर गुड्स मिलेगा ही। अगर श्रमिक को हटा दिया जाए, मार दिया जाए, तो उत्पादन का काम कौन करेगा? तो उत्पादन ही नहीं होगा तो उद्योगपति मर जाएगा, उद्योगपति मरेगा तो सभी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे।
अगर पॉलिटिशियन को मार दिया जाए तो इनको कंट्रोल कौन करेगा, इनके लिए निर्णय कौन लेगा। अगर नौकरशाह को मार दिया जाए तो सेवाओं का वितरण कौन करेगा और सेवाओं का को सही तरीके से कौन पूरा करेगा या पहुंचाएगा। यानी मानव समाज का भी अपना इकोसिस्टम है, हर एक रिलीजन का भी अपना इकोसिस्टम है। अब अगर हम पॉलिटिशियन का इकोसिस्टम देखने जाएं तो पता चला कि पॉलिटिशियन का भी अपना इकोसिस्टम है, इंडिविजुअल सेपरेट। उसमें कार्यकर्ता लेवल से लेकर के, या आप कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता से लेकर के अपर लेवल तक, पार्टी के अध्यक्ष तक, उनका एक अपना इकोसिस्टम है जो सब एक दूसरे पर निर्भर है। ऐसा है जो एक विशिष्ट परिस्थिति में काम करते हैं, एक दूसरे को काम में सहयोग देते हैं, एक दूसरे से अपने उद्देश्य पूर्ति में मदद लेते हैं, तो वो भी इकोसिस्टम है। देन इकोसिस्टम इज नॉट अ इन्वायरमेंटल इशू। इकोसिस्टम इज नॉट अ इन्वायरमेंटल इशू। भले हम इन्वायरमेंट साइंस में पढ़ते हैं तो हम उसको कह देते हैं कि इसका इकोसिस्टम है, इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इकोसिस्टम पढ़ रहा है, लेकिन इकोसिस्टम हर एक जगह होता है। यानी कि इकोसिस्टम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो प्रकृति को बताता है, नेचर को रिप्रेजेंट करता है, कुदरत को रिप्रेजेंट करता है। और कुदरत इस धरती पे, या कुदरत ने जो कुछ भी बनाया है वो सब के सब इकोसिस्टम का ही पार्ट है। सोचो, अगर इस धरती पे, ये धरती है, अर्थ है, इसमें आपको एक स्थलीय भाग है, उसके बाद जल भाग है, उसके बाद एयर है। अगर इसमें से किसी को हटा दिया जाए या कोई डिस्टर्ब हो जाए तो क्या लगता है ये रह पाएगा? कोई किसी के बगैर रह पाएगा? सोचो, अगर पृथ्वी पर से हवा को हटा दिया जाए क्या होगा? कल्पना कर सकते हो आप लोग? अगर हवा के पास से पृथ्वी को हटा दिया जाए तो क्या हवा यहीं पे रहेगा? पता चला हवा भी छोड़ करके भाग जाएगा, क्योंकि हवा इसीलिए पृथ्वी के नजदीक है क्योंकि इसका ग्रेविटेशन में है, इसकी जरूरत को पूरा करता है, पृथ्वी की जरूरत को। कल्पना करो अगर जल को हटा दिया जाए तो क्या ये पृथ्वी, क्या ये हवा रहेगा? वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी छोड़ करके भाग जाएंगे। देन इकोसिस्टम इज अ स्पेशल सिस्टम, एक विशेष तरह का तंत्र है जो किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए या एक अपना कॉमन उद्देश्य के लिए काम करता है। और इसका जो बुनियाद है या जो उसका एलिमेंट है वो है फूड वेब या खाद्य तंत्र। अगर हम जैविक इकोतंत्र की बात करें, इकोसिस्टम की बात करें, तो जैविक इकोसिस्टम खाद्य तंत्र का जाल होता है। हर एक जीव एक दूसरे के भोजन की जरूरत को पूर्ति करता है। एक छोटा लेवल पे, मॉलिक्यूल लेवल पे एक बैक्टीरिया उत्पादन का काम में सहयोग करता है। उसके बाद फंगस, उसके बाद शैवाल, उसके बाद ग्रास, उसके बाद शाकाहारी जीव, उसके बाद मांसाहारी जीव और उसके बाद मनुष्य सर्वाहारी जीव। इस तरह से एक फूड वेब बना हुआ है। गलती से अगर कोई भी गायब हो गया तो अफरा तफरी मच जाएगा। बाघों को क्यों मांसाहारी बनाया है? ताकि जंगल में हिरणों की संख्या अत्यधिक न हो जाए और पूरे तंत्र ही अव्यवस्थित न हो जाए। समझ में आया क्या होता है इकोसिस्टम? प्रीति, क्लियर हुआ? यानी कि ये एक स्पेशल सिस्टम है, स्पेशल सिस्टम विच फंक्शन ऑन स्पेशल कंडीशन, विथ स्पेशल कंडीशन, विथ स्पेशल फीचर्स। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है या एक ऐसा सिस्टम है
जो विशेष परिस्थिति, विशेष तंत्र में काम करता है और जिसमें सभी के सभी एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो वेटलैंड जो है एक स्पेशल इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। किस तरह का इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है? जहां पे लैंड और वाटर दोनों ही तरह के, दोनों ही जगहों के जीव पाए जाते हैं। इसलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम जल में जाएंगे सिद्ध तो उसका अपना इकोसिस्टम है, अगर हम सागर में चले गए तो उनका अपना इकोसिस्टम है, शुद्ध एकदम प्योर स्थल पे चले जाए तो उनका अपना इकोसिस्टम है। अब देखिएगा, आप कल्पना कीजिए, मान लीजिए धान के खेत में आप खड़े हैं, धान के खेत में खड़े हैं तो पता चलेगा कि इसमें जो जीव पाए जाते हैं, वो जीव या जो जीवाणु पाए जाते हैं आपको हर एक जगह नहीं मिलेंगे। जैसे मेंढक को देख लो, मेंढक को आप सागर में खोजने जाइए तो आपको नहीं मिलेगा, आप सागर के गहराइयों में उसको खोजने जाइए तो नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? नदी में, तालाब में, धान के खेत में, बाढ़ के मैदान में, क्योंकि वो दोनों ही जगह पे रहना पसंद करता है, स्थल पे भी, लैंड पे भी और वाटर में भी। इस तरह की बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है वेटलैंड, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेटलैंड एरिया में अगर आप देखें तो आपका कई तरह के काम होते हैं इकोनॉमिकली। जब हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लिखो फटाफट वेटलैंड के बारे में। आर्द्र भूमि, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या है आर्द्र भूमि? अब अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों से कोई पूछ दे या कह दे कि वेटलैंड क्या है बताइए, कहीं पे बोलना हो, किसी बच्चों को एड्रेस करना हो, कोई कह दे कि बाबू आप ही लोग से कोई कह दे कि इकोसिस्टम के बारे में बताइए, तो आप क्या बताएंगे? हमें उम्मीद है कि अब थोड़ा सा बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे। तो क्या है आर्द्र भूमि? आर्द्र भूमि एक ऐसा क्षेत्र है जहां के जल पर्यावरण, आर्द्र भूमि एक ऐसा क्षेत्र है जहां के जल पर्यावरण, पौधे और पशु वहां के जीवन को नियंत्रित करने वाले प्राथमिक कारक होते हैं। जहां के जल पर्यावरण, पौधे और पशु जीवन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कारक यानी प्राइमरी फैक्टर होता है। आर्द्र भूमि स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन भूमि होता है। आर्द्र भूमि स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन भूमि होता है। जहां की भूमि उथले पानी से ढकी हुई होती है, ऐसी नहीं कि बहुत ज्यादा गहरी वाली, उथले पानी से ढकी हुई रहती है। इस जगह पर स्थल एवं जल इस जगह पर या आर्द्र भूमि पर स्थल एवं जल दोनों ही जगह के जीवों का मिलन स्थल होता है। आर्द्र भूमि में स्थल का और जल का दोनों ही जगहों के जीवों का मिलन स्थल होता है।
इस कारण आर्द्र भूमि या वेटलैंड एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र वाला जैव विविधता से संपन्न स्थल होता है या क्षेत्र होता है। इस तरह से वेटलैंड एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र वाला जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र होता है। ठीक है, तो आर्द्र भूमि क्या होता है आप समझ गए। यानी कि ऐसा क्षेत्र होता है जो वर्ष भर जल से ढका हुआ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा वाटर बॉडी वाला या बहुत ज्यादा जल राशि उसमें होता है। तो न तो आप सागर को न तो बड़ी बड़ी नदियों को उसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। छोटी नदी हो, तालाब हो, झील हो, धान का खेत हो, बाढ़ का मैदान हो, इस तरह के छोटे छोटे जो जहां के जल का जो जमाव है वो उथला होता है, ज्यादा गहरा नहीं होता, ज्यादा उसमें जल राशि नहीं होती है। तो आप देखेंगे कि वर्ष में कभी कभी उसमें ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसका जल भी सूख जाता है और सिर्फ स्थल दिखाई देने लगता है, लेकिन उसके स्थल में भी नमी बना रहता है। ऐसे क्षेत्र को हम लोग वेटलैंड या आर्द्र भूमि कहते हैं। अब ये आर्द्र भूमि दो तरह का होता है। एक आर्द्र भूमि या वेटलैंड वो होता है जो सागर के किनारे या सागर तटीय होता है। एक आर्द्र भूमि वो होता है जो सागर के किनारे होता है। दूसरा या सागर तटीय कोस्टल वेटलैंड। दूसरा होता है इनरलैंड वेटलैंड या अंतःस्थलीय, इनरलैंड वेटलैंड या अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि। अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि की कल्पना करेंगे तो क्या होगा? नदी, तालाब, झील, बाढ़ का मैदान, ये सब चीज होगा। अब अगर हम लैगून की बात करने जाएंगे तो लैगून तो हमने बाहर कर दिया है, लेकिन लैगून को क्या हम इसमें शामिल करें? तो पता चलेगा कि नहीं, हम इसको नहीं शामिल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? कुछ देश किए हुए हैं, ऐसा नहीं क्या है, कुछ देश उससे बाहर निकाले हुए हैं। तो लैगून भी इसमें है। अगर इसके ब्रॉड डेफिनेशन को देखा जाए तो लैगून भी इसमें शामिल होगा। लेकिन प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ कहां पे पाया जाता है? कि यहां पे पाया जाता है कि यहां पे पाया जाता है? तो पता चलेगा यहां पे पाया जाता है, सागर के तट के पास या सागर के बीच में। जैसे लक्षद्वीप कोरल रीफ है, कच्छतीवु कोरल रीफ है। तो सागर तटीय और अंतःस्थलीय, अब पौंड है, तालाब है, नदी है, झील है, ये सब भी वेटलैंड है। तो इसको हम जब वर्णन करने जाएंगे, बताने जाएंगे, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। एक अंतःस्थलीय, दूसरा सागर तटीय, दो तरह का वेटलैंड होता है। अब हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इकोनॉमिकली, कल्चरली, इन्वायरमेंटली, हर एक तरह से है। यह दो तरह का होता है, अंतःस्थलीय और सागर तटीय। क्लियर है? ठीक है। भारत में कुछ भारत से संबंधित, आर्द्र भूमि से संबंधित, अब इसमें बहुत कुछ बात करना है। बात क्या करना है वो भी अब आपको बता देते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो वेटलैंड क्या होता है उसको आपने समझ लिया। अब ये वेटलैंड इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि 1971 में
यूनेस्को का नाम सुने हैं आप लोग? हाँ, 1971 में दरअसल यूनेस्को ने ईरान का एक शहर है कैस्पियन सागर के तट पर, रामसर में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था, एक सम्मेलन आयोजित किया था। उसी सम्मेलन में यूनेस्को ने यह चिंता व्यक्त किया कि जो हमारा वेटलैंड एरिया है वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, घट रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। इसीलिए हमको इसको प्रोटेक्ट करना है। ये कॉन्फ्रेंस 2 फरवरी को हुआ था, 2 फेब 1971 को, यूनेस्को के तत्वाधान में ईरान के रामसर में। किस पे था? तो वेटलैंड पे, कि भाई वेटलैंड हमारा लॉस हो रहा है, इसको बचाया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। क्यों प्रोटेक्ट किया जाएगा इसकी बात हम आगे करेंगे, जब इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यार ये तो बहुत जरूरी है। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी विश्व में अगर देखा जाए तो लगभग 2400 साइट्स को वेटलैंड या रामसर साइट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया है। और भारत में अगर देखें तो लगभग 49 हो गया है वेटलैंड साइट, इसको बढ़ा करके 75 किया जाना है। यानी कि ये जो जगह है 49 भारत के और पूरे दुनिया के 2400, ये इस धरती के बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम से रिच एरिया है और बहुत सेंसिटिव है। अगर ये गड़बड़ा गए तो कई अरबों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, भूखे मरने लगेंगे, मछली मिलना बंद हो जाए, कई तरह की चीज आपके हाथों से निकल जाएगा, जिसमें हम आगे जब इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो 1971 में जो यूनेस्को के बैनर तले जो रामसर कॉन्फ्रेंस हुआ, उसी रामसर कॉन्फ्रेंस में इसको डिक्लेयर किया गया कि भाई इसको बचाया जाए। तो विश्व के कई देश इस संधि को या इस शर्त को स्वीकार करने लगे। इसीलिए ये एक इंटर स्टेट और इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुआ। और अभी के समय में देखें तो लगभग इस कॉन्फ्रेंस के या इस संधि के पूरे दुनिया के लगभग 171 देश इसमें शामिल हो गए हैं। यानी कि रामसर कॉन्फ्रेंस को या रामसर सम्मेलन के शर्तों को दुनिया के 171 देशों ने स्वीकार कर लिया है और उसके द्वारा बनाए गए नियम, उसके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने के लिए सभी लोग तैयार हैं, जिसमें भारत भी शामिल हुआ। तो इसीलिए ये वेटलैंड महत्वपूर्ण हुआ। रामसर सम्मेलन या रामसर कॉन्फ्रेंस में जो वेटलैंड का कॉन्सेप्ट आया, ये यूनेस्को का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या एक ऐसा सिस्टम है जो एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र पर काम करने के लिए तैयार है, काम करता है। वेटलैंड का अपना इकोसिस्टम है, तो वेटलैंड का स्पेशल इकोसिस्टम पर काम करने के लिए ये एक समझौता है। समझ में आया? आप यकीन नहीं करेंगे, इस दुनिया का जितना भूमि, इस पूरे इस धरती का जितना भूमि है, उस भूमि का लगभग 6% हिस्सा पर ये वेटलैंड फैला हुआ है, 6% हिस्सा पर। और लगभग जितने इस धरती पे जीव और प्रजाति पाए जाते हैं, उसका 40% इसमें पाया जाता है। अब ये डाटा से आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट या कितना डिसाइडिंग एरिया है ये वेटलैंड या क्षेत्र है।
इस धरती के 6% एरिया पर वेटलैंड फैला हुआ है, जिसमें 40% जीवों और वनस्पतियों की प्रजाति रहती है। 40%। प्योर एक्वा इकोलॉजी को छोड़ दीजिए, प्योर लैंड इकोलॉजी को छोड़ दीजिए, माउंटेन इकोलॉजी को छोड़ दीजिए, कोस्टल इकोलॉजी को छोड़ दीजिए, सिर्फ वेटलैंड का देखिए तो वेटलैंड में 40% जीव और वनस्पति रहते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है।